नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं कहर बनकर टूट रही हैं। कहीं मौतों का तांडव देखने को मिलता है तो कहीं भूस्खलन का, तो कहीं पानी का तांडव भी अपना कहर बरपाता है। लेकिन कोई भी ठोस रणनीति कोई भी सरकार बना नहीं पाई। लेकिन इस बार धामी सरकार ने अधिकारियों के साथ उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने आपदाओं से निपटने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया था, वे कहीं हद तक सफल रहा है। इस बार प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उत्तराखंड में जनहानि की ग्राफ में कमी आई है और प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान का तुरंत भुगतान करना जैसे कई ही बिंदुओं पर मास्टर प्लान सफल रहा। तो अभी आपदाओं के नुकसान की भरपाई प्रशासन द्वारा की जा रही है। इस पर नजर घूमने के लिए राज्य मंत्री विनय रोहेला कुमाऊं के दौरे पर निकले हुए हैं, जहां अधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन करना और अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ आपदाओं जैसे बिंदुओं पर चर्चा की। मैं लगातार कुमाऊं के प्रवास पे से आया हूँ। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और अब चंपावत, इन सभी जिलों की आपदाग्रस्त क्षेत्रों की परिसंपत्तियां, मनुष्य हानि, पशु हानि, अनेक प्रकार के जो नुकसान हुए, उन्हीं संबंध में सभी जिला प्रशासन की जिला आपदा प्राधिकरण की समीक्षा के अंतर्गत सभी विषयों पर चर्चा की गई है। और इस संबंध में बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आपदा प्रारंभ थी उससे 3 महीने पहले ही तैयारी बैठक कर पूरे आपदा के विषय का न्यूनीकरण करने का पूरा प्रयास किया, यानी कि कम मनुष्य हानि हो, कम पशु हानि हो, संपत्तियों का कम नुकसान हो। इस प्रकार से पूरे राज्य के अंदर बहुत बड़ी आपदा आई है। उस आपदा के क्षेत्र में आपने टिहरी जिले के अंतर्गत घनसाली क्षेत्र में लगातार 2 बार वो बादल फटे, केदारनाथ जी के अंदर 2 बार बादल फटा। और इस बीच केदारनाथ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत करेंगे नामांकन। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ओखीमठ तहसील में जाकर करेंगे नामांकन। ओखीमठ में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। विजयनगर में से रामलीला मैदान तक रोड शो भी करेंगे। अगस्त्यमुनि में करेंगे जनसभा को संबोधित। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन है। आपको बताते चले, केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने मनोज रावत का नाम का ऐलान किया था और अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब मनोज रावत नामांकन करेंगे और इसके अलावा वो एक भव्य विशाल रैली भी करेंगे, रोड शो करेंगे और इसी के साथ साथ जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अगस्त्यमुनि में ये जनसभा को संबोधित करने वाले हैं मनोज रावत। आपको बता दें, कांग्रेस ने प्रत्याशी मनोज रावत पर भरोसा जताया है और अब उनके नामांकन होंगे और ओखीमठ में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते हुए मनोज रावत नजर आएंगे, जहां पर विजयनगर से रामलीला मैदान तक एक बड़ी रैली उनके तरफ से की जा रही है और इसी के साथ साथ जनसभा को भी संबोधित मनोज रावत करने वाले हैं। तो ओखीमठ तहसील में जाकर करेंगे नामांकन, ओखीमठ में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और विजयनगर से रामलीला मैदान तक एक बड़ा रोड शो किया जाएगा। अगस्त्यमुनि में भी ये जनसभा को संबोधित करने वाले हैं मनोज रावत। तो बताते चले कि इस बार केदारनाथ उपचुनाव में बड़ा और कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, जहां पर बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव में आशा नौटियाल को भरोसा जताया है, तो वही कांग्रेस ने मनोज रावत पर भरोसा जताया है। और वही उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने मनोज रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो मनोज रावत 2022 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे, इसके बावजूद भी कांग्रेस पर भरोसा जताया है। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पूरी कांग्रेस मजबूती से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को चुनाव लड़ाएगी और भारी से भारी बहुमत से कांग्रेस वहां चुनाव जीतेगी। वहीं अभी तक भाजपा केदारनाथ सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, उन्होंने अभी हमारे प्रदेश के उपचुनाव जो केदारनाथ में होने हैं उसके लिए मनोज रावत, जो हमारे एक्स एमएलए हैं केदारनाथ से, उनको पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। हम उनको बधाई देते हैं और निश्चित तौर पे वो एक बेहतरीन प्रत्याशी होंगे और वहां पर जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। पूरी पार्टी एकजुट होकर के, सारा संगठन एकजुट होकर के, सारे नेता एकजुट होकर के केदारनाथ के उपचुनाव की जीत के लिए काम करेंगे। अब प्रत्याशी घोषित हो गया है, मैं समझता हूं आज ही उनके नामांकन की तिथि भी तय हो जाएगी। जैसे ही नामांकन की तिथि तय होगी हम आपको बताएंगे।
और वहीं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के नाम का सस्पेंस खत्म हो गया है। बता दें, बीजेपी की तरफ से केदारनाथ सीट से आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया गया है। दरअसल दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसके बाद से अब जो है बीजेपी ने आशा नौटियाल पर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने मनोज रावत पर भरोसा जताया है, जहां पर अब नामांकन भी करने वाले हैं मनोज रावत। इसी के साथ साथ एक बड़ा रोड शो भी करने वाले हैं, जिसमें हमने आपको बताया। और अब ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी ने अपनी प्रत्याशी घोषित कर दी है। आशा नौटियाल पर भरोसा जताया गया है। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव को लेकर मचा सियासी बवाल थम नहीं रहा है। एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर सचिवालय घेराव का ऐलान किया है। कांग्रेस मुख्यालय में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की नीति छात्र और शिक्षक विरोधी है, इसलिए राज्य सरकार नहीं चाहती है कि कोई छात्र संगठन या छात्र नेता आगे आकर उनके खिलाफ आवाज उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का कोर्ट के आदेश का परीक्षण कराने का दावा छात्रों को गुमराह करने वाला है। कोर्ट में खुद बीजेपी के आईटी सेल के जिला संयोजक महिपाल सिंह की ओर से सीआईएल दाखिल की गई थी और अब सरकार परीक्षण कराने की बात कह रही है। उन्होंने कहा कि सोमवार को एनएसयूआई छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर सचिवालय का घेराव करेगी। देखिए, आज हमने प्रेस के माध्यम से जो विद्यार्थी परिषद और भाजपा द्वारा एक माहौल बनाया जा रहा था और धन सिंह द्वारा भी आज भी स्टेटमेंट दिया गया था कि हम जो कोर्ट के डिसीजन आया उसका परीक्षण करेंगे, उसके बाद कुछ फैसला लेंगे। तो ये तमाम जो छात्रों को गुमराह करने का भाजपा और एबीवीपी जो काम कर रहे हैं, उसके लिए हमने पर्दाफाश करा है कि जो कोर्ट में पीआईएल थी वो भाजपा के आईटी सेल के जिला संयोजक हैं महिपाल सिंह, उनके द्वारा ही पीआईएल दाखिल की गई। उसके बाद ये अब सरकार को जब दिखा कि छात्र नेता छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें अपने बचाव के लिए वो एक बयान जारी कर रहे हैं कि हम परीक्षण करेंगे। और दीपावली पर्व को लेकर प्रशासन अपनी तैयारी में जुट गया है और शांतिपूर्ण तरीके से दीपावली के पर्व को संपन्न कराने के लिए अपनी कमर कस ली है। लेकिन प्रशासन के आगे प्रदेश के कई क्षेत्रों में बड़ी चुनौती सामने भी आती नजर आ रही है, जहां उनकी चुनौतियों में से एक उधम सिंह नगर के जसपुर में है, जहां जसपुर प्रदेश की सबसे बड़ी लकड़ी मंडी के रूप में पहचाना जाता है और इस लकड़ी मंडी में हल्की सी भी आगजनी पूरे प्रदेश को दहला सकता है। और इस चुनौती को निपटाने के लिए जसपुर पुलिस ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। आपको बताते चले कि पुलिस ने जसपुर कोतवाली परिसर में व्यापारी और समाज सेवी लोगों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। तो जसपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अब दिवाली जो है एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जहां पर पुलिस ने लोगों के साथ एक अहम बैठक की है और उनसे सुझाव भी लिए हैं। दीपावली जो है उसके मौके पर लगातार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी कई पहल अपनाए जाते हैं और जहां पर अब जो दीपावली है वो बहुत बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए बनती हुई नजर आ रही है, जहां पर अपनी तैयारी लगातार प्रशासन कर रहा है, अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। और इसी के साथ साथ इसी मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने लोगों से बात की है और उनकी तमाम परेशानियों को जाना है और इसी के साथ साथ उसे पूरा करने के लिए भी आश्वासन दिया है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जसपुर से, जहां पुलिस ने लोगों के साथ एक अहम बैठक की है, अहम मुलाकात भी मानी जा रही है और इस बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर भी पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है। जहां पर दीपावली के त्यौहार के लिए देखिए यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाओं को लेकर भी बातचीत की गई है, जहां लगातार दिवाली से पहले ही तमाम तैयारियों में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है और जायजा लेते हुए निरीक्षण करते हुए नजर आ रहा है। और इसकी एक बानगी देखने को मिली जहां अब लोगों के साथ ये जो है मुलाकात हो रही है और मुलाकात में कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है, चर्चा की गई है। जसपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दीपावली अब एक जो है बहुत बड़ा एक मुद्दा बनने वाला है और इसी के साथ साथ इसके लिए लोगों के साथ विचार विमर्श किया गया है, उनकी समस्याओं को जाना गया है, उनकी बातों को सुना गया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी दिवाली का त्यौहार है और लगातार हर साल जो है बाजार में भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इस संबंध में आज हमने व्यापार मंडल के लोग और अमन चैन के जितने भी सदस्य हैं उनको यहाँ हमने बुलाया, उनसे पुरानी समस्या सुनी भी कि यहाँ क्या मेन समस्या है। तो उन्होंने बताया भाई एक तो लाइट
ये सब बता, जहाँ जहाँ लाइट ख़राब है, पोल में लाइट नहीं है वो देख लेंगे। और जहाँ बाज़ार में तो ई रिक्शा की वजह से जहाँ यातायात बाधित होता है, जाम हो जाता है, तो ई रिक्शाओं को भी जो है इस त्यौहार तक अंदर आने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। तीसरा जो है, इन्होंने कहा जहाँ पटाखे की दुकान लगेंगी वहाँ परमानेंट 3 दिन वहाँ हमारी फायर ब्रिगेड गाड़ी रहेगी। और हल्द्वानी शहर में दीपावली त्यौहार को देखते हुए अग्निशमन विभाग लगातार अभियान चला रहा है, जिसको देखते हुए एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने सीएफओ गौरव किरार को जो है साथ में सभी फायर हाइड्रेंट स्थल का निरीक्षण कर उन्हें चलवाकर देखा। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग लगातार पटाखों की दुकानों और गोदामों का निरीक्षण कर रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीएफओ गौरव किरार ने बताया कि दिवाली का देखते हुए इससे टेंट हाउस, होटलों, अस्पताल और स्कूल में प्रशिक्षण देने के साथ ही उनका फायर ऑडिट किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों को मेल भेजकर सभी छात्रों को पटाखों से लगने वाली आग और फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर टोटल पटाखों वाले की बात करी जाए तो 12 दुकानें हैं पटाखों की और एक गोदाम है, जिसकी समय समय पर निरीक्षण करा जा रहा है। और दिवाली की सुरक्षा की बात करें तो जो पिछली बार जो टेंट हाउस का हादसा हुआ उसको देखते हुए सारे टेंट एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, लीसा डिपो और हॉस्पिटल और स्कूलों में प्रशिक्षण और उनको फायर ऑडिट किया गया है, जिससे जो आने वाले हम कोई भी हादसे को रोक सकते हैं। और इस बार स्कूलों को भी हमने मेल के थ्रू बोला गया है कि असेंबली में सब बच्चों को बताया जाए फायर के संबंध में और पटाखों का सेफ्टी के बारे में। और खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित दीपावली महोत्सव में जो है आपको बताते चले भाग लिया। और इसी के साथ साथ आपको बताते कि ये बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है, जहां प्रतिभाग करते हुए पत्रकार गणों एवं प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। और उन्होंने कहा है कि दीपावली का पर्व हम सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक विशिष्ट माध्यम है। सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की उन्होंने कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता को संविधान का चौथा स्तंभ कहा गया है। पत्रकार और पत्रकारिता सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक विषयों के प्रचार प्रसार का माध्यम मात्र नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जीवित रखने का एक साधन भी है। वही आम जनता को सरकार के विभिन्न लाभकारी योजनाओं से परिचित कराना हो या फिर उनकी समस्याओं से फरार को अवगत कराना हो, माफ कीजिएगा, सरकार को अवगत कराना हो। तो दीपावली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। सीएम धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है और इसी के साथ साथ वो जनता को संबोधित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पत्रकार प्रेस क्लब के सदस्यों को इसके लिए दिवाली के लिए भी बधाई दी, क्योंकि देखिए दिवाली का त्यौहार आने वाला है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की है। और इसी के साथ साथ प्रदेशवासियों को और वहां मौजूद लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। इसी के साथ साथ जो है तमाम सदस्यों को भी बधाई दी है। पत्रकार प्रेस क्लब के सदस्यों का भी बधाई दी और इसी के साथ साथ उन्होंने एक बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पत्रकारिता करना अपने आप में एक अलग ही, क्योंकि लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ होता है और ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण पद होता है। और इसी के साथ साथ लोगों को हर एक चीज़ के बारे में अवगत कराता है। ये पत्रकारिता के ही पहल से जो है संभव है। फिलहाल आपको बताते चले कि दिवाली के पर्व को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अब सुरक्षा की व्यवस्था को जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ अलर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक जो है प्रेस क्लब की गई है, जहां तमाम लोगों से बातचीत की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। सीएम धामी ने सदस्यों को बधाई दी है। पत्रकार प्रेस क्लब के सदस्यों को सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बधाई दी गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के मन की बात का 115वां एपिसोड सुना। इस दौरान बीजेपी विधायक विनोद चमोली सहित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि भारत में हर युग में नई चुनौती आई है, लेकिन हमने उसको पार किया है। और इसी के साथ साथ पीएम ने इसी के साथ क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को भी याद किया
और पीएम ने आगे कहा कि ये भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि एनिमेशन की दुनिया में भी भारत में क्रांति चल रही है, इसके कारण देश में क्रिएटिविटी का लहर है। पीएम ने ऑनलाइन गेमिंग में भारत की पकड़ और गेमर्स की भी तारीफ की है। पीएम ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए आम लोगों को सलाह दी है कि वो कोई भी खरीदारी स्थानीय लोगों से ही करें और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें। तो देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम की है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम लोगों के साथ पीएम मोदी के 115वां मन की बात कार्यक्रम एपिसोड को सुनते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ तमाम बातों का भी पीएम मोदी ने जिक्र किया है। फिलहाल आपको बता दें, मन की बात के कार्यक्रम का 115वां संस्करण चल रहा था, जहां सीएम धामी ने पीएम मोदी की मन की बात सुनी है। यहाँ पे तमाम दिग्गजों की भी मौजूदगी देखी जा रही है। मन की बात का 115वां एपिसोड है, जहां खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी दिखाई दे रही है, जहां वो वर्चुअली माध्यम से जो है पीएम मोदी के मन की बात को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा प्रदेशवासियों को जो है हर एक पहलू से जागरूक होने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सजगता से अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभागीय योजनाओं के प्रस्ताव जमीनी परीक्षण के किए बगैर सीधे कैबिनेट बैठक में भेजने का ऐतराज जताया है। उन्होंने विभागीय सचिवों को निर्देश दिए कि वे जमीनी परीक्षण और आकलन करने के बाद ही कैबिनेट बैठक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें और ऐसा न करने से योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सभी विभागीय सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के परीक्षण और तुलना कर प्रस्ताव के दौरान करने को कहा है। और तकनीकी शिक्षा में नए आयामों को पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा पढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। और इसी पर उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि छात्रों को विदेश में भी काम करने का मौका मिलेगा। इसके लिए सभी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा भी पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह भाषाएं विश्व के कई हिस्सों में बोली जाती है, तो इस माध्यम से छात्रों को रोजगार की संभावनाओं को तलाशने का मौका मिलेगा। तो तकनीकी शिक्षा में नए आयाम नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ मंत्री सुबोध उनियाल ने इस बात की जानकारी दी है और इसी के साथ साथ भविष्य के उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब विदेशी पढ़ाई भी पढ़ाई जाएगी। लगातार नए आयाम अब जो है दिखते हुए नजर आ रहा है। मंत्री सुबोध उनियाल ने इस बात की जानकारी दी है कि जो पॉलिटेक्निक की पढ़ाई है अब विदेशी तकनीकी पर भरी होगी और इस तकनीकी शिक्षा में नए आयाम आएंगे और जो बच्चे जुड़ेंगे उन्हें कहीं ना कहीं कुछ अलग सीखने को मिलेगा। फिलहाल पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब विदेशी पढ़ाई के लिए लगातार पहल हो जा रही है और अब इसे आगे भी क्रियान्वयन करते हुए नजर आएंगे। मंत्री सुबोध उनियाल ने इस पूरे बात की जानकारी दी है कि अब जो पढ़ाई है वो विदेशी पढ़ाई जो है एंट्री लेने वाली है और इसी के साथ साथ तमाम वो लोग जो कि किसी न किसी मजबूरी की वजह से अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, अब उन्हें ये फायदा जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको बताते चले, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां तकनीकी शिक्षा पर नया आयाम स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे बच्चों को दुनिया के देशों में भी उनको छपाया जा सके, इसके लिए एक और हमने काम किया है कि हम पॉलिटेक्निक्स और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भी पढ़ाने का काम शुरू कर रहे हैं, ताकि बच्चे फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश लैंग्वेज के माध्यम से जहां देश के, क्योंकि बहुत बड़े हिस्से में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश बोली जाती है, तो वहां पर भी वो अपने रोजगार की संभावनाओं को तलाश सके। उत्तराखंड के कृषि मंत्री करेश जोशी ने दिल्ली में रबी अभियान के तहत राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विशेष बैठक हुई। और इस बात पर कृषि मंत्री करेश जोशी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जो है कृषि मंत्री को अवगत कराया गया है कि उत्तराखंड में अंदर घेर बाढ़ सबसे बड़ी समस्या है और 2 साल पहले घेर बाढ़ के लिए भारत सरकार से पैसे मिलना बंद होने से प्रदेश में पलायन हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने हमें आश्वस्त किया है कि इस बार केंद्र सरकार की तरफ से काम किया जाएगा और उन्हें रात भी अनुरोध किया गया है कि हिमालयी राज्यों
के लिए कृषि की अलग नीति बननी चाहिए। तो राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर गणेश जोशी ने शिरकत की है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का ये पूरा आयोजन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने यहां पर हिस्सा लिया और इसी के साथ तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। कई समस्याओं पर भी चर्चा की है और इसी के साथ साथ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हिस्सा लिया है। इस पूरे भव्यता से कार्यक्रम को आयोजन किया गया था। कई समस्याओं पर बातचीत हुई है, कई पहलू से देखे गए हैं समस्याएं। मुझे कृषि मंत्री होने के नाते जो एक कृषि मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में था, उसमें जाने का मौका मिला और मैंने उत्तराखंड की समस्याओं से माननीय शिवराज सिंह जी को, केंद्रीय मंत्री जी को अवगत कराया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या घेर बाढ़ की है, क्योंकि पूर्व में 2 साल पहले हमें पैसा दिया जाता था भारत सरकार से, वो बंद कर दिया गया, जिसके कारण आज हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया कि उस दिशा में केंद्र की सरकार काम करेगी। और गुलर भोज में विधायक अरविंद पांडे ने कोपा बसंता कोपा कृपाली तिराहे से कुला मार्ग तक डामरीकरण का शुभारंभ किया। 3 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण का काम पीडब्ल्यूडी की तरफ से करीब 45 लाख की लागत से किया जा रहा है। और इस दौरान विधायक पांडे ने कहा कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जनभावना के अनुरूप कई विकास कार्य किए गए हैं, ये कार्य भी इसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा निर्माण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रतिनिधि और निवासियों से आग्रह किया है कि डामरीकरण में कोई भी कमी हो तो तुरंत उनको सूचित किया जाए। जनहित में जहाँ जहाँ डिमांड होती है और जहाँ आवश्यकता होती है, बजट के अनुसार हमारी सड़कें हैं, गुल हैं, नालियाँ हैं, सामुदायिक भवन है, बिजली है, पानी है, इसकी कार्य स्वीकृत होते रहते हैं। और जहाँ जनता मुझे जब जब अवगत कराती है तो उसको विभिन्न विभागों के माध्यम से डेवलपमेंट का कराने का काम किया जाता है। आज कोपा कृपाली से लेकर कूल्हा तक, गुलर भोज से लेकर कोपा कृपाली कूल्हा तक इस सड़क की नवीनीकरण की आवश्यकता थी। जगह जगह गड्ढे पड़े रहे थे। अगर जो सही समय पे इसको नवीनीकरण नहीं कराया जाता तो आने वाले समय में और टूट जाती, तो इसको कहीं न कहीं नया बनाना पड़ता। नया बनाने में बजट की भी बहुत आवश्यकता होती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।